150 साल पहले एक छोटे कपास व्यापारी ने एक सपना देखा। लेकिन ये सपना सिर्फ अमीर बनने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और उन्हें शायद ही अंदाजा होगा कि उनका वो सपना एक दिन एक ऐसे साम्राज्य को जन्म देगा जो न सिर्फ भारत की पहचान बनेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा भी। जी हाँ, और आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, टाटा समूह की कहानी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस समूह के इतिहास, उनके नेताओं की दूरदर्शिता और उन बड़े फैसलों को दिखाते हैं जिन्होंने भारत के औद्योगिक इतिहास को एक तरह से आकार दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और नाम दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक कंपनी एक राष्ट्र निर्माण की संस्था बन गई। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जमशेदजी टाटा के साथ। उन्होंने 1858 में अपने पिता के साथ कपास का व्यापार शुरू किया। व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन वो सिर्फ चीजों को यहां से खरीदकर वहां बेचने में खुश नहीं थे। उनकी सोच कुछ और थी, है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी सोच एक व्यापारी से कहीं ज्यादा थी। वो एक उद्योगपति की सोच थी। वो कपास के कारोबारी नहीं बल्कि कपड़े के निर्माता बनना चाहते थे। अच्छा। उन्हें पता था कि असली मूल्य बनाने में है, सिर्फ बेचने में नहीं। और इसी सोच ने 1877 में नागपुर के एम्प्रेस मिल को जन्म दिया। ये उनका पहला बड़ा कदम था। लेकिन एक मिल शुरू करना और उसे चलाना दो अलग बातें हैं। सुना है कि शुरुआत में उन्हें मजदूरों के साथ काफी दिक्कतें आ रही थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करीब 20% मजदूर रोजाना काम से गायब रहते थे, काम में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। उस जमाने में कोई भी मालिक सख्ती से काम लेता, लेकिन जमशेद जी ने समस्या की जड़ को समझा। उन्होंने महसूस किया कि मजदूरों को काम से कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है, कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस समय के भारत में बल्कि दुनिया में भी किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम शुरू की। प्रोविडेंट फंड उस जमाने में? जी हाँ, यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम, मेडिकल बीमा करवाया। यहाँ तक कि उन्होंने फैमिली डे और स्पोर्ट्स डे जैसे आयोजन शुरू किए, जहाँ अच्छा काम करने वालों को सबके सामने सम्मानित किया जाता था। एक मिनट, क्या ये सिर्फ परोपकार था या इसके पीछे कोई गहरी व्यापारिक रणनीति भी थी? मतलब क्या वो सिर्फ एक अच्छे इंसान थे या एक बहुत चतुर व्यापारी भी? बहुत अच्छा सवाल है। और सच कहूं तो ये दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण था। हाँ। वो यकीनन एक मानवीय इंसान थे, लेकिन वो एक चतुर व्यापारी भी थे जो जानते थे कि एक खुश और सुरक्षित कर्मचारी ही एक अच्छा कर्मचारी होता है। सही बात है। कंपनी से जुड़ाव बढ़ गया। नतीजा, गैर हाजिरी कम हो गई और उत्पादकता बढ़ गई। ये एक मानवीय समाधान था जिसका सीधा आर्थिक फायदा था। ये तो अद्भुत है। लेकिन उनकी नजर सिर्फ अपनी मिल पर नहीं थी, वो पूरे देश के लिए सोच रहे थे। सही कहा। 1880 के दशक में भारत में आजादी की आवाज बुलंद हो रही थी। जमशेद जी ने इस राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा। अच्छा, ये कनेक्शन कैसे बनाया उन्होंने? उनका मानना था कि अगर हम सुई से लेकर स्टील तक हर चीज के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी सही मायनों में आजाद नहीं हो पाएंगे। और इसी सोच ने उन्हें अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, जैसे पंचगनी में स्ट्रॉबेरी की खेती। हाँ, और वो भी क्या कमाल का प्रयोग था। उन्होंने पंचगनी की आबोहवा को समझा और वहां स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की, जिसका असर आज तक है। पंचगनी आज भी स्ट्रॉबेरी और जैम के लिए मशहूर है। अरे वाह! इसी तरह उन्होंने देखा कि बैंगलोर और मैसूर का मौसम रेशम उत्पादन के लिए मशहूर फ्रांस जैसा है, तो वो फ्रांस से रेशम के कीड़े लाए और टाटा सिल्क फार्म शुरू किया, जिसने मैसूर सिल्क और बैंगलोर सिल्क जैसी मशहूर साड़ियों की नींव रखी। बिल्कुल। मिलें, खेती और फिर अचानक एक होटल। ताजमहल होटल बनाने का विचार कहाँ से आया? ये थोड़ा अलग लगता है। ये अलग जरूर लगता है, लेकिन सोच वही थी, भारत को दुनिया के नक्शे पर लाना। उनका मानना था कि बॉम्बे जैसा बड़ा शहर बिना एक विश्व स्तरीय होटल के अधूरा है। उन्होंने 1898 में इसका निर्माण शुरू करवाया और वो डिजाइन से लेकर हर छोटी बड़ी चीज में खुद शामिल थे। उनकी जिद थी कि होटल के हर कमरे से समुद्र का नजारा दिखना चाहिए। और कहते हैं कि वो मुंबई की पहली इमारत थी जिसमें बिजली थी। जी हाँ, 1903 में जब ये खुला तो ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास का एक प्रतीक था। लेकिन इन सब सपनों में से एक सपना सबसे बड़ा था, स्टील। स्टील ही क्यों?
उस समय और भी कई उद्योग थे। स्टील पर इतना जोर देने के पीछे उनकी क्या सोच थी? सोच ये थी कि स्टील किसी भी देश की औद्योगिक रीढ़ होती है। अगर आपके पास अपना स्टील नहीं है तो आप रेलवे, पुल, बड़ी मशीनें कुछ भी बनाने के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। सही बात है। जमशेद जी के लिए स्टील सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि आर्थिक आज़ादी का हथियार था। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के लॉ अयस्क की खोज में 17 साल लगा दिए। 17 साल? ये तो एक जुनून था। बिल्कुल। आखिरकार 1899 में उन्हें बंगाल में लॉ अयस्क के भंडार मिले। काम शुरू हुआ लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1904 में उनका निधन हो गया। ओह, तो वो अपना सबसे बड़ा सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाए। नहीं, वो भारत में स्टील बनते हुए देखने का अपना सपना अधूरा छोड़ गए। तो जमशेद जी एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सपनों से भरी थी, लेकिन कई सपने अधूरे थे। अब सवाल ये था कि क्या उनका परिवार उस विशाल दृष्टि को हकीकत में बदल पाएगा? और ये जिम्मेदारी उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उठाई, और क्या खूब उठाई। उन्होंने एक एक करके अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा किया। सबसे पहले कौन सा सपना? सबसे पहले शिक्षा का सपना। जमशेद जी एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जो भारत के लिए विश्व स्तरीय वैज्ञानिक तैयार करे। दोराब जी ने मैसूर के महाराजा की मदद से 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी IISc की स्थापना की। वही IISc जिसे आज भारत का शीर्ष विज्ञान संस्थान माना जाता है। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन इसके पहले भारतीय निदेशक बने। इसी संस्थान ने बाद में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम और पहला स्वदेशी विमान हंसा बनाने में मदद की। कमाल है। और दूसरा सपना? दूसरा था ऊर्जा का सपना। जमशेद जी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के सपने को दोराब जी ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर दूध सागर झरने पर साकार किया। 1911 में टाटा पावर ने बिजली बनानी शुरू की। और आखिरकार वो सबसे बड़ा सपना, स्टील। हाँ, स्टील। 1907 में दोराब जी ने टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की और 23 करोड़ रुपए का IPO निकाला। उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। मतलब वो दौर जब भारतीय लोग ब्रिटिश सामान का बहिष्कार कर रहे थे और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रहे थे। तो टाटा के लिए ये एक बिल्कुल सही समय था। हाँ, जाहिर है। राष्ट्रवाद की ऐसी लहर थी कि सिर्फ 2 हफ्तों में 8,000 भारतीय निवेशकों ने पूरा IPO खरीद लिया। ये अंग्रेजों के लिए एक संदेश था कि भारत अपना उद्योग खुद बना सकता है। और फिर 1912 में 1912 में टिस्को ने स्टील की पहली सिल्ली बनाई। दोराब जी ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया था। और फिर पहले विश्व युद्ध ने इस कंपनी को एक वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। हाँ, युद्ध में ब्रिटेन को स्टील की सख्त जरूरत थी और टिस्को ने दिन रात काम करके ये जरूरत पूरी की। युद्ध के बाद वाइसरॉय ने खुद उस जगह का दौरा किया और टाटा के योगदान के सम्मान में उस शहर का नाम जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा। क्या बात है। ये एक बेटे की अपने पिता को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। बिल्कुल। जमशेद जी ने नींव रखी, दोराब जी ने इमारत खड़ी की। इसके बाद 1938 में कमान आई JRD टाटा के हाथों में, जिनका जुनून कुछ और ही था। आसमान। JRD टाटा और विमानन, ये एक अलग ही प्रेम कहानी थी। वो भारत के पहले लाइसेंस शुदा पायलट थे। चेयरमैन बनने से पहले ही 1932 में वो टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू कर चुके थे। और उन्होंने पहली कमर्शियल फ्लाइट खुद उड़ाई थी, कराची से बॉम्बे की। जी हाँ, और इसी जुनून से 1946 में एयर इंडिया का जन्म हुआ। और क्या एयरलाइन थी! एयर इंडिया अपनी शानदार सर्विस, समय की पाबंदी और भारतीय मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन गई थी। उसका महाराजा शुभंकर तो आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीयकरण। 1953 में सरकार ने एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। JRD के लिए ये व्यक्तिगत रूप से कितना बड़ा झटका था। ये उनके लिए दिल टूटने जैसा था। उन्होंने एक बच्चे की तरह एयर इंडिया को पाला था। सरकार ने उन्हें चेयरमैन बनाए रखा, लेकिन अब उनके हाथ में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वो आखिरी दम तक एयर इंडिया की बेहतरी के लिए लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे सरकारी दखलंदाजी ने उस विश्व स्तरीय एयरलाइन की चमक फीकी कर दी। एयर इंडिया का जाना एक बड़ा नुकसान था, लेकिन JRD रुके नहीं। उन्होंने नए क्षेत्रों में टाटा समूह का विस्तार किया। उन्होंने देश की जरूरतों को समझा।
1939 में उन्होंने टाटा केमिकल्स की शुरुआत की ताकि सोडा ऐश जैसे जरूरी केमिकल्स जो साबुन और कांच बनाने में लगते हैं, उनके लिए हमें विदेश पर निर्भर न रहना पड़े। हाँ, और आज हम जो टाटा नमक खाते हैं वो इसी कंपनी की देन है। और फिर एक ऐसा ब्रांड आया जो आज हर भारतीय घर का हिस्सा है, लैक्मे। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है ना? बहुत दिलचस्प। उन्होंने देखा कि भारतीय महिलाएं कॉस्मेटिक्स के लिए विदेशी ब्रांड पर निर्भर है। उन्होंने एक भारतीय ब्रांड बनाने का फैसला किया, लेकिन नाम रखा लैक्मे। लैक्मे, एक फ्रांसीसी नाम? हाँ, ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ लक्ष्मी होता है। ये एक शानदार मार्केटिंग चाल थी। वो जानते थे कि उस समय भारतीय ग्राहक विदेशी नाम को बेहतर क्वालिटी का प्रतीक मानते थे। अरे वाह, तो नाम विदेशी लेकिन उत्पाद भारतीय ग्राहकों के लिए। बिल्कुल। और फिर आया ऑटोमोबाइल का दौर। टेल्को यानी आज की टाटा मोटर्स। हाँ, उन्होंने जमशेदपुर में रेलवे इंजन बनाने वाली एक फैक्ट्री खरीदी, लेकिन जल्द ही वो ट्रक बनाने लगे और उनका टाटा 460 ट्रक तो एक क्रांति ही ले आया। अच्छा। वो इतना मजबूत और कामयाब हुआ कि उसने विदेशी ब्रांडों को पछाड़कर 70% बाजार पर कब्जा कर लिया। आज भी आप भारत के छोटे शहरों में इन ट्रकों को देख सकते हैं। वे लगभग अमर लगते हैं। सही बात है। व्यापार के साथ साथ उन्होंने देश की सुरक्षा में भी एक बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, 1962 और 1965 के युद्धों के दौरान उन्होंने सरकार को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने तो वायुसेना के लिए एक 10 साल का पूरा रक्षा तैयारी प्लान बना दिया था। पूरा प्लान? हाँ, कि हमें कौन से सिग्नल, कौन से रडार और कौन से स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे। उनके इस योगदान के लिए उन्हें ऑनररी एयर कमोडोर की उपाधि दी गई, जो किसी उद्योगपति के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। 1991 में जेआरडी ने कमान सौंपी रतन टाटा को। रतन टाटा ने शुरुआत जमीनी स्तर से की थी, टाटा स्टील में एक आम कर्मचारी के तौर पर। उनके सामने क्या चुनौतियां थीं? उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाटा समूह बड़ा और सम्मानित तो था, लेकिन थोड़ा सुस्त हो गया था। वो कंप्यूटिंग और एआई जैसी नई तकनीकों में पिछड़ रहा था। तो उन्हें समूह को भविष्य के लिए तैयार करना था। बिल्कुल। और उनका पहला बड़ा सपना था एक 100% भारतीय कार बनाना। टाटा इंडिका। हाँ, टाटा इंडिका। एक ऐसी कार जो किफायती हो, जिसमें जगह ज्यादा हो और जो अच्छा माइलेज दे। लेकिन एक नया प्लांट लगाने का खर्च $2 बिलियन था। यहाँ उन्होंने एक कमाल का जुगाड़ किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक पुराना निसान प्लांट सिर्फ 5वें हिस्से की कीमत पर खरीदा, उसे पुर्जा खोला, जहाज में लादकर भारत लाए और पुणे में फिर से जोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये तो सच में कमाल है। हाँ, और 1998 में जब इंडिका लॉन्च हुई तो ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारतीय इंजीनियरिंग की आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ध्यान दिया, खासकर टीसीएस पर। बिल्कुल। उस समय टीसीएस ज्यादातर डेटा एंट्री जैसे काम करती थी। रतन टाटा ने इसका पूरा फोकस सॉफ्टवेयर सेवाओं पर शिफ्ट कर दिया और आज हम नतीजा देख सकते हैं। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और फिर आया उनका सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट, टाटा नैनो। 1 लाख रुपए की कार का सपना। ये एक बहुत नेक सपना था। उन्होंने स्कूटर पर अपने पूरे परिवार को असुरक्षित तरीके से सफर करते देखा था और वो उन्हें एक सुरक्षित कार देना चाहते थे। 2009 में उन्होंने अपना वादा निभाया भी और नैनो लॉन्च की। लेकिन ये एक बड़ी विफलता साबित हुई। हाँ। और कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी कम कीमत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सही पकड़े। ये भारतीय उपभोक्ता के मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक था। भारत में कार सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल है, सम्मान और आकांक्षा की चीज। बिल्कुल। टाटा ने एक इंजीनियरिंग की समस्या सुलझा दी थी, लेकिन वे एक सामाजिक आकांक्षा को समझने में चूक गए। लोगों ने इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार, माचिस की डिब्बी जैसे नाम दिए। नैनो का मालिक होना गर्व की बात नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की बात बन गया। लेकिन कहा जाता है कि असफलताएं सबसे अच्छी शिक्षक होती हैं। और टाटा मोटर्स ने इस विफलता से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि भारतीय ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि डिजाइन, सुरक्षा और सम्मान भी चाहता है। आज टाटा मोटर्स की गाड़ियों की जो सफल लाइनअप हम देखते हैं, उसकी नींव में कहीं न कहीं नैनो की असफलता से मिले सबक भी हैं। रतन टाटा ने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने टाटा को एक भारतीय कंपनी से एक वैश्विक समूह में बदल दिया। हाँ, उन्होंने दुनिया भर के प्रतिष्ठित ब्रांडों को खरीदना शुरू किया।
टाटा मोटर्स को लग्जरी बाजार में ले जाने के लिए जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। और चाय कॉफी के कारोबार के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली को। जी, आज टाटा समूह का आधा से ज्यादा राजस्व भारत के बाहर से आता है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। तो एक कपास मिल से शुरू हुई ये कहानी आज एक वैश्विक साम्राज्य तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक सोच की, एक दर्शन की कहानी है। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण हमेशा इनके एजेंडे के केंद्र में रहा है, चाहे वो IISc जैसे संस्थान बनाना हो या कैंसर अस्पताल। जैसा कि रतन टाटा खुद कहते हैं, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलिए। टाटा ने हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हमेशा। और यही शायद इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। टाटा की सफलता का आधार हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और अपने देश को साथ लेकर चलने का ये दर्शन रहा है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है। आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में, जहां हर तिमाही में मुनाफे का दबाव होता है, क्या एक विशाल निगम शेयरधारक मूल्य और राष्ट्र निर्माण के इस दर्शन के बीच संतुलन बना सकता है? क्या ये दर्शन 21वीं सदी में एक ताकत है या एक संभावित कमजोरी? इस पर सोचिएगा जरूर।